हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सीए इंटर में और सीएमए में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली ये 8 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, और प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन है वो ऑल्टरनेटिव रहता है। तो 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली रहता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिवीजन लेक्चर है ये उनके लिए भी है जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है, और ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने कभी प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं पढ़ा। तो मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ में हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। तो बेसिकली अगर अपन जैसे बात करें प्रोसेस कॉस्टिंग की, ठीक है, तो अपन बोलते हैं कॉस्टिंग इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेशन की टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। तो सॉरी, कॉस्ट कैलकुलेशन की जो टेक्निक है उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, टॉपिक टू बी डिस्कस, या कितनी तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, साथ में नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है, एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये तब होता है जब किसी भी तरह की इन्वेंट्री अपने को क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, किसी भी तरह का कोई इन्वेंट्री नहीं गिवन हो, तो हम लोग ये स्टेप यूज करते हैं। सेकंड अपना फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट व्हेन फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ ईच प्रोसेस आर गिवन इन क्वेश्चन। हर प्रोसेस का फिनिश गुड्स स्टॉक क्वेश्चन में दिया हो तो कैसे प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी स्टॉक आर गिवन इन क्वेश्चन। जब प्रोसेस में डब्ल्यूआईपी स्टॉक्स हो तो किस तरह से प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। फिर उसके बाद में एक आता है फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस सेकेंड अकाउंट and subsequent process when opening and closing WIP stocks are given in question. This is basically known as two material concept. इसको बोलते हैं दो material concept का, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट व्हेन इंटर प्रोसेस गुड्स आर ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो किस पे करता है, सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है। तो ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट के जो तीनों पॉइंट है, ये जो लास्ट के तीनों पॉइंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में, और आई थिंक कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली प्रोसेस अकाउंट की अगर अपन बात करें तो एक जनरल फॉर्मेट अगर बात करें प्रोसेस अकाउंट का तो इस तरह से रहता है, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। प्रोसेस अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट अगर अपन बात करें तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, एक कॉलम यूनिट, एक कॉलम अमाउंट, इसी तरह से एक कॉलम पर्टिकुलर्स, ये हो गया यूनिट, और ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम, ठीक है। अभी ऐसे अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है, और ऐसे बात करें तो ये जो साइड है दिस इज बेसिकली इनपुट साइड, ये इनपुट साइड है, और ये प्रोसेस का क्या है, आउटपुट साइड है। तो डेबिट साइड इनपुट साइड है और क्रेडिट साइड आउटपुट साइड है। तो प्रोसेस अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है कि जो इनपुट, प्रोसेस अकाउंट बनाने का मेन पर्पस होता है कि जो इनपुट कर रहे हो उसको आउटपुट पे चार्ज करके आउटपुट की कॉस्ट निकालनी है। तो अपन ने बोला ना प्रोसेस अकाउंट क्या है, तो बेसिकली प्रोसेस अकाउंट इज ए टेक्निक, प्रोसेस अकाउंट एक टेक्निक है कॉस्ट कैलकुलेशन की, जो उन इंडस्ट्रीज में यूज होती है जहां रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक से ज्यादा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि इनपुट जो हो रहा है उसको आपको आउटपुट पे चार्ज करके आउटपुट को वैल्यूड करना होता है। ये जनरली अपने को प्रोसेस अकाउंट में सीखना है कि कैसे आउटपुट वैल्यूड करते हैं। अब जैसे अगर इनपुट में अगर अपन बात करें तो बेसिक में क्या होता है, मटेरियल, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए लेबर एंड ओवरहेड्स। तो जैसे अगर अपन बात करें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ठीक है। और जैसे आपने 100 यूनिट्स इनपुट किया, आपने 100 यूनिट इनपुट किया एट द रेट ऑफ 10, तो 100 एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से आपकी मटेरियल कॉस्ट होगी 1000, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए 2000 का लेबर कॉस्ट लग गया और 3000 के ओवरहेड्स हो गए, ठीक है।
अब अपने को आउटपुट को वैल्यूड करना है। अगर मान लो कि प्रोसेस में कोई लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है या प्रोसेस में कोई भी किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, जितना इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट आएगा। तो अगर मैंने 100 यूनिट इनपुट किए तो मुझे आउटपुट भी क्या होगा, 100 यूनिट का मिलेगा। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अगर अपन बात करें तो 100 यूनिट्स ट्रांसफर होगी और उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, उसकी कॉस्ट होगी कितनी, 5000 नहीं 6000। कहां से है 6000, 1000, 2000 और 3000। तो अगर मान लो किसी प्रोसेस में कोई लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है या अगर किसी प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई जो भी तुमने इनपुट किया है वो सब आप आउटपुट पे चार्ज कर दो, तो आपका आउटपुट की कॉस्ट मिल जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं कह सकता हूं कि 100 यूनिट अगर आउटपुट होगी तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 6000। तो अपन ने क्या किया, 1000 रुपीज का मटेरियल, 2000 का लेबर और 3000 का ओवरहेड, ये सब अपन ने आउटपुट पे चार्ज कर दिया। ठीक है, ऐसा तब होता है जब किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो या एक्सपेक्टेड ना हो। ठीक है, पर जनरली क्या होता है, जब प्रोसेसिंग सिस्टम पे हम लोग लेते हैं प्रोडक्शन को, तो इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस होता है, तो कुछ ना कुछ लॉस एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, ठीक है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल लॉस मतलब जो अनअवॉइडेबल नेचर में ही है। तो अगर जैसे आपको बोला जाए कि 10% का लॉस एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 यूनिट इनपुट करूंगा, 10% का लॉस एक्सपेक्टेड है, तो मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए, 90 यूनिट, और एक्चुअल में मुझे आउटपुट भी 90 यूनिट का मिला है। तो अगर यहाँ पे अपन बात करें फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो आ रहा है वो 90 यूनिट्स मिली है। अब जैसा कि अपन हमेशा पढ़ते आते हैं कि नॉर्मल लॉस पे कभी कोई कॉस्ट चार्ज नहीं होती है, नॉर्मल लॉस की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है, नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है वो हमेशा रिमेनिंग यूनिट्स चार्ज करती है। तो इस केस में नॉर्मल लॉस पे तो कोई कॉस्ट चार्ज होगी नहीं। अब क्या होगा इस केस में, ये जो 1000 रुपीज का मटेरियल है, 2000 का लेबर है और 3000 का ओवरहेड है, ये सब किस पे चार्ज होगा, फिनिश गुड्स पे चार्ज होगा। तो नाउ वी कैन से कि 90 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 6000 है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे नॉर्मल लॉस की कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जैसे नॉर्मल लॉस का कोई रियलाइजेबल वैल्यू एक्सपेक्टेड होता है, जैसे मान लो इसका रियलाइजेबल वैल्यू एक्सपेक्टेड है कितना, 10 रुपीज। तो 10 यूनिट्स का एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू 10 है, इसका मतलब 100 रुपीज। तो अपन क्या बोलते हैं कि आपने 6000 इनपुट किया, उसमें से 100 रुपीज आपको नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप है उसको सेल करने से मिल जाएगा। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि अगर मैंने 6000 रुपये इनपुट किया, 6000 इनपुट किया और उसमें से 100 रुपीज मुझे नॉर्मल लॉस से रियलाइज हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मेरी जो कॉस्ट अब बची है वो कितनी बची इस केस में, 5900। तो अब यहाँ पे जो फिनिश गुड्स का वैल्यू है, जो 90 यूनिट्स का फिनिश गुड्स बना उसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5900 आ रहा है। समझ में आया। तो नॉर्मल लॉस से यूनिट्स कम होती है और उसकी जो भी एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू उससे हमारी क्या होती है, जो हमने कॉस्ट इनपुट की है वो क्या होती है, डायरेक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस एग्जांपल में मैंने 6000 का इनपुट किया, उसमें से 100 रुपीज का अगर मुझे नॉर्मल लॉस से अमाउंट रियलाइज हो रहा है, तो दैट मीन्स मेरा जो नेट कॉस्ट बचा वो 5900 है। समझ में आया। तो नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, नॉर्मल लॉस से यूनिट्स कम हो जाती है और नॉर्मल लॉस का जो रियलाइजेबल वैल्यू है, नॉर्मल लॉस का जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो हम लोग प्रोसेस की जो कॉस्ट है उसमें से माइनस करके फिर रिमेनिंग कॉस्ट को गुड यूनिट्स पे चार्ज करते हैं। और अगर मान लो इसी एग्जांपल में मैं ये बोलूं कि मैंने प्रोसेस में 100 यूनिट्स इनपुट की जिसमें लॉस एक्सपेक्टेड कितना है, 10, तो आउटपुट मिलना कितना चाहिए, 90, पर एक दिन क्या हुआ, आउटपुट आपको 85 का ही मिला। मतलब इस प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है वो 85 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना यूनिट्स आपको आउटपुट मिलना चाहिए उससे जितना कम मिला, जितना यूनिट्स आपको आउटपुट मिलना चाहिए उससे जितना आपको आउटपुट कम मिला, वो आपके लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो यहां पे अपन क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए एज ए बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस कितना है, 5 यूनिट्स है। तो बच्चों नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं होता है, नॉर्मल लॉस पे कोई वैल्यू चार्ज नहीं होती, पर एबनॉर्मल का वैल्यूएशन हमेशा गुड यूनिट्स की तरह होता है। तो अब यहां पे लॉजिकली बात करें तो अपने को क्या करना है पता है,
ये जो कॉस्ट है ना, इनपुट की जो कॉस्ट है, इसको आउटपुट पे चार्ज करना है। तो अपन ने क्या बोला, आउटपुट में क्या है, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, फिनिश गुड्स है। नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट होती नहीं है, नॉर्मल लॉस पे कोई कॉस्ट चार्ज होती नहीं है। तो इस केस में ये जो कॉस्ट है ये अपने को किस पे चार्ज करनी है, एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स पे चार्ज करनी है 5:85 के प्रोपोर्शन में। तो जो सारा खर्चा हुआ है वो एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स पे 5:85 के रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अपने को सारे खर्चे को 5:85 में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप सोचो कि जैसे मटेरियल कॉस्ट 1000 है, इसको 5:85 में अगर डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 90 इंटू 5 करोगे तो एबनॉर्मल लॉस पे मटेरियल आएगा, इंटू 85 करोगे तो फिनिश गुड्स पे एबनॉर्मल मटेरियल कॉस्ट आएगा। वहीं लेबर कॉस्ट की बात करें तो 2000 का लेबर कॉस्ट है। अब इसको मैं डिवाइड बाय 90 इंटू 5 और 85 करूंगा तो एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स पे लेबर चार्ज हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं ओवरहेड की बात करूं 3000 डिवाइड बाय क्या करना है, 90 इंटू 5 85। तो अब इन सब में कॉमन क्या है पता है, ये सब डिवाइड 90 से हो रही है और मल्टीप्लाई बाय 5 और 85 हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं पता है, अलग अलग कॉस्ट को फिनिश गुड्स और एबनॉर्मल लॉस पे चार्ज करने के बजाय अपन टोटल भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूं तो उस केस में क्या कर सकता हूं, 1000 2000 और 3000 टोटल कितना हो गया, 6000। इसमें से मुझे नॉर्मल लॉस का 100 रुपीज रियलाइज हो गया, तो टोटल 5900 की कॉस्ट है। टोटल 5900 की कॉस्ट है जो एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स पे चार्ज करनी है 5:85, मतलब टोटल 90 यूनिट्स पे चार्ज करना है। तो आप इसको डिवाइड बाय 90 कर दो। तो अगर अपन 5900 डिवाइड बाय 90 करेंगे तो इस केस में पर यूनिट आता है 65.56 समथिंग कुछ आएगा। तो 65.56 इंटू 5 करोगे तो ये कुछ 328 समथिंग आएगा। और बाकी जो बैलेंस बच रहा है वो आप फिनिश गुड्स पे चार्ज कर दो। तो 6000 में से 100 माइनस कर दो, 328 माइनस कर दो, बाकी जो बचा ये 5572 तुम्हारा फिनिश गुड्स का कॉस्ट हो गया। तो जब नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाते हो, नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में जो भी आप इनपुट कर रहे हो, बेसिक मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी तुम इनपुट कर रहे हो उसको आउटपुट पे चार्ज करना है। अब आउटपुट में क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है तो उस पे हम लोग, नॉर्मल लॉस अगर एक्सपेक्टेड है तो उस पे हम लोग किसी भी तरह का कॉस्ट चार्ज नहीं करते। तो ये जो कॉस्ट है वो एबनॉर्मल लॉस और फिनिश गुड्स पे चार्ज होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन वैसे ही होता है जैसे गुड यूनिट्स का होता है। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि आउटपुट जो है ना वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा आ जाता है। जैसे इस एग्जांपल में अपन ने क्या किया, 100 यूनिट इनपुट किया, 10% का लॉस एक्सपेक्टेड है, तो आउटपुट आना कितना चाहिए था, 90 यूनिट का आउटपुट आना चाहिए। पर क्या हुआ, एक दिन 92 यूनिट्स का आउटपुट आ गया। तो यहां से फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 92 यूनिट हो गया। तो अपन क्या बोलते हैं, जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे अगर कम आउटपुट आएगा, जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे अगर कम आउटपुट आएगा तो एबनॉर्मल लॉस है, और जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे ज्यादा आउटपुट आएगा तो अपन बोलेंगे कि वो एबनॉर्मल गेन है। तो यहां पे क्या होगा, इस साइड में एबनॉर्मल गेन आ जाता है 2 यूनिट्स का। और अब जैसे कॉस्ट पर यूनिट निकलती है वैसे ही कॉस्ट पर यूनिट अपने को निकालना पड़ता है। तो जैसे फिनिश गुड्स वैल्यूड होगा वैसे ही क्या होगा, एबनॉर्मल गेन वैल्यूड होगा। तो अपन क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट ले लो, उसमें से नॉर्मल लॉस का जो रियलाइजेशन वैल्यू है वो माइनस कर दो, और आप इनपुट में से आपका नॉर्मल लॉस जो एक्सपेक्टेड है वो माइनस कर दो। तो यहां पे कॉस्ट आएगी वही 65.56 समथिंग, यही आ रही ना बच्चों, 5900 डिवाइड बाय 90 के हिसाब से 65.56, और 65.56 को मल्टीप्लाई करना है 65 कितना आया, 5900 डिवाइड बाय 90, 65.56 समथिंग कुछ आ रहा है, इंटू 2 यूनिट कर दो तो इसकी वैल्यू आ गई 131। और अब आप इसको बैलेंस कर दो ताकि राउंड ऑफ के जो डिफरेंस है वो इसमें एडजस्ट हो जाए। तो 6000 प्लस 131 माइनस उसमें से आप 100 करो तो ये कुछ 6031 इसकी वैल्यू आ गई। तो चाहे एबनॉर्मल
लॉस हो चाहे एबनॉर्मल गेन हो, नॉर्मली कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और पता है इसी पे फिनिश गुड्स वैल्यूड होता है, इसी पे एबनॉर्मल लॉस वैल्यूड होता है और इसी पे एबनॉर्मल गेन वैल्यूड होता है। तो एक कॉमन सेंस की बात क्या है कि या तो एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। दोनों नहीं आए ऐसा हो सकता है, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली अपना क्या रहता है? प्रोसेस अकाउंट रहता है। समझ में आया? अब जैसे यहां पे अगर अपन बात करें, जैसे मैंने पहले बोला कि 100 यूनिट का इनपुट किया, 10 यूनिट का लॉस एक्सपेक्टेड है, तो आउटपुट 90 आना चाहिए, पर आउटपुट आया 85। तो बैलेंसिंग फिगर वी कैन से कि एबनॉर्मल लॉस हो गया 5 यूनिट का। ठीक है, अब क्या हुआ था? अपनी वैल्यू आ रही थी कितनी? 65.555 की कुछ वैल्यू आ रही थी, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो ये कुछ 328। ये एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है। ठीक है, अब क्या करना है? 6000 माइनस 100 माइनस 328, जो बचा ये 5572, ये फिनिश गुड्स का वैल्यू हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलता है कि नॉर्मल लॉस, कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। अब इस केस में अगर मैं नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊं, तो जिसको नॉर्मल अकाउंटिंग का पोस्टिंग भी आता हो, तो सोचो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड से ट्रांसफर कर रहे हो तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, टू प्रोसेस 10 यूनिट 100। और अब क्या होगा? ये जितना लॉस एक्सपेक्टेड था, लॉस तो उससे ज्यादा ही हुआ ना, क्योंकि 10 यूनिट का लॉस एक्सपेक्टेड था पर लॉस हुआ 15 यूनिट है, तो 10 यूनिट का लॉस एक्सपेक्टेड था वो तो हुआ ही है। तो जितना भी अमाउंट एक्सपेक्टेड था वो रियलाइज हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा ऐसा। ये हो गया नॉर्मल लॉस अकाउंट, टू प्रोसेस अकाउंट और बाय कैश। अब यहां पे देखो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अगर अपन बनाए इस क्वेश्चन में, ये अपना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, टू प्रोसेस अकाउंट 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट की कॉस्ट है। अब बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि 10 यूनिट लॉस होने वाली थी, नॉर्मली एक्सपेक्टेड था कि 10 यूनिट लॉस होगी, पर एक्चुअल में लॉस कितना हो गया? 15 हो गया। तो जो नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू है, जो नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू है, वही रियलाइजेबल वैल्यू किसकी मानी जाती है? एबनॉर्मल लॉस की, बाय डिफॉल्ट। हाँ, एबनॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन अलग दे दे तो बात अलग है, पर कुल मिला के यहां से ये पता चल रहा है कि जो हमारी 5 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हुई उसकी वजह से हमको 328 का लॉस हुआ है। पर इससे क्या हुआ? 5 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हुई है। अब उसको मैं अगर 10 रुपी पर यूनिट के हिसाब से सेल करूं तो क्या होगा बताओ? बाय कैश 5 यूनिट इंटू 10 के हिसाब से 50 मुझे इसका स्क्रैप मिल जाएगा। तो 328 की कॉस्ट है जो मुझे लॉस हुई है, और उसके अगेंस्ट में 50 रुपए आपको रियलाइज हो रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो यहां से लॉस अपन ट्रांसफर कर सकते हैं 278 का। अब जो थोड़ी अक्ल रखते हैं वो सोचो कि एबनॉर्मल लॉस होने से क्या हुआ? टू फोल्ड इफेक्ट है। 5 यूनिट लॉस होने से लॉस तो हुआ ही है, पर एक बेनिफिट ये हुआ कि 5 एक्स्ट्रा यूनिट अपने पास सेल करने के लिए एज ए स्क्रैप अवेलेबल है। तो 328 का लॉस हुआ 5 यूनिट कम बनने की वजह से, और वो 5 का जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 10 रुपीज के हिसाब से 50 है। ठीक है, और इसी को अगर मैं आपको बोलूं, इसी एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था कि अपने को 100 यूनिट इनपुट करके 10 यूनिट का लॉस एक्सपेक्टेड था, तो आउटपुट 90 यूनिट आना चाहिए, पर हुआ क्या? 92 यूनिट आया। तो इसका मतलब अपने को एबनॉर्मल गेन हो गया। अब देखो, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हुआ? जितना इनपुट करोगे उससे ज्यादा तो कभी आउटपुट मिल ही नहीं सकता। एबनॉर्मल गेन का मतलब ये हुआ कि जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था, आउटपुट उससे ज्यादा मिला। तो अभी आप सोचो, 100 यूनिट का इनपुट कर रहे हो, 92 यूनिट का आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉस एक्सपेक्टेड था 10 यूनिट का, वो 8 यूनिट का ही हुआ। तो एक्सपेक्टेड लॉस 10 था पर लॉस 8 का ही हुआ, तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई।
तो अपन ने इसको वैल्यूड किया था 5900 डिवाइड बाय 90 किया था, है ना, 65.56 आ रहा था, इंटू 2 के हिसाब से ये कुछ एबनॉर्मल गेन का वैल्यू आ रहा था 131। तो 5900 में से 131 और माइनस कर दो तो शायद 5769, शायद 6000 प्लस 131 माइनस 100, हाँ 6000 प्लस 131 माइनस 100, तो ये कुछ 6031 आ रहा है। अब इस केस में अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाए कि नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब यहां पे अगर अपने को बोला जाए कि नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है, तो देखो एक तो क्या होगा, प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोसेस 10 यूनिट 100। पर अब हुआ क्या है पता है, एक्सपेक्टेड था कि 10 यूनिट का लॉस होगा, पर एक्चुअल में 100 यूनिट इनपुट करके तुमको 92 का आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस तो 8 यूनिट का ही हुआ। तो एक्चुअल में सेल करने के लिए 8 यूनिट ही अवेलेबल है। तो यहां से क्या होगा, जब बाय कैश लिखोगे तो 8 यूनिट इंटू 10 के हिसाब से कितना होगा, 80 आएगा। अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट में देखो, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड से ट्रांसफर करोगे तो एबनॉर्मल गेन में आ जाएगा बाय प्रोसेस 2 यूनिट 131। अब जो समझदार है वो सोचो, एबनॉर्मल गेन होने से दो इफेक्ट हुए। एबनॉर्मल गेन होने से दो इफेक्ट हुए, पहला तो ये कि आउटपुट ज्यादा मिला, वो फायदा है। दूसरा ये हुआ कि मेरा जो लॉस एक्सपेक्टेड था वो कम हो गया। तो मुझे था कि मैं 10 यूनिट स्क्रैप होगी तो मैं 10 यूनिट सेल करूंगा, जबकि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, जबकि एक्चुअल में लॉस 8 यूनिट का ही हुआ है। तो 2 यूनिट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से फायदा हुआ, लेकिन 2 यूनिट का स्क्रैप कम हो गया, जिससे मुझे 20 रुपीज का अमाउंट क्या हुआ, कम रियलाइज हुआ। ये मेरे लिए क्या है, लॉस है। तो एबनॉर्मल गेन होने का एक फायदा तो ये है कि फिनिश गुड्स ज्यादा बना, पर दूसरी तरफ लॉस ये है ना कि 2 यूनिट स्क्रैप कम हुई और उससे मुझे 20 रुपए इस एग्जाम्पल में कम रियलाइज होंगे। तो यहां से क्या होगा पता है, 10 यूनिट का लॉस एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल लॉस 8 का ही हुआ। तो ये 2 यूनिट का जो लॉस कम हुआ वो एबनॉर्मल गेन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से आपको इसको एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर करना पड़ेगा और यहां पे आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस 2 यूनिट 20। तो अपने को क्या पता चल रहा है पता है, 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनने से 131 का फायदा है, लेकिन 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनने से 2 यूनिट का स्क्रैप कम हो गया, उससे 20 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। और अब ये जो डिफरेंस है यहां से क्या होगा, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 131 में से 20 माइनस करोगे तो 111, ये पीएनएल में चला जाएगा। मतलब नेट आपको जो बेनिफिट हुआ एबनॉर्मल गेन की वजह से वो 111 रुपीज का हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये बेसिकली नॉर्मल फॉर्मेट है प्रोसेस अकाउंट की। अगर हम लोग बात करें तो ये चीज आप यहां से देख सकते हो। जनरल, हाँ, आप इस वीडियो को आप यहाँ पे पोस्ट करके भी फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। देखो ये प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है, ये बेसिक आपका प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका ये होता है, ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका है, टोटल डेबिट साइड का कॉस्ट जो उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, और नीचे आपको क्या करना है, इनपुट माइनस एक्सपेक्टेड नॉर्मल, एक्सपेक्टेड एक्चुअल नहीं, एक्सपेक्टेड, यहां भी एक्सपेक्टेड ये भी एक्सपेक्टेड, ये कॉस्ट पर यूनिट निकलता है। और इस कॉस्ट पर यूनिट को यूज करके क्या होता है, देखो कॉस्ट पर यूनिट इज यूज टू वैल्यू, नॉर्मल लॉस वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन सब का वैल्यूएशन इस कॉस्ट पर यूनिट पे होता है, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस अकाउंट है इन द एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल गेन, तो जितना लॉस होगा उतना ही रियलाइज हो जाएगा। ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है आपका, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस अकाउंट है जब एबनॉर्मल गेन हो,
तो जब एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या होगा पता है, जितना तुमको लॉस एक्सपेक्टेड है एक्चुअल में लॉस कम होगा। तो ये जो डिफरेंस है वो यहां से क्या होगा, एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर हो जाता है, और ये आपका एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके यहां से फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, समझ में आया। और ये जो मैंने आपको समझाया उस पर बेसिक एग्जाम्पल है, तो ये भी आप यहां से, ये एग्जाम्पल है और आप, मैं इसका आंसर आपको दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हैं वहां से, है ना, खुद से वीडियो पोस्ट करके। तो ये प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट हो गया, ठीक है, जहां पे कॉस्ट पर यूनिट आ रही है ये, ठीक है। ये प्रोसेस सेकेंड अकाउंट है, ठीक है। ये प्रोसेस सेकेंड का कॉस्ट पर यूनिट है। ये प्रोसेस थर्ड अकाउंट है, ये प्रोसेस थर्ड अकाउंट है, ये उसका कॉस्ट पर यूनिट है यहाँ पे, ये उसका कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का अकाउंट है, ये नॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट है ये। तो ये मैंने आपके साथ में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया, जनरल फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो आप चाहें तो आप फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल मैंने लिया है, उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपके सामने है, तो आप वहां से वो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट जो आता है वो क्या है, देखो, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट व्हेन फिनिश गुड्स ऑफ ईच प्रोसेस आर गिवन क्वेश्चन। हर प्रोसेस का फिनिश गुड्स गिवन हो। देखो जनरली क्या होता है, जस्ट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, कि मान लो ये अपना सिंगल रोड है, क्या है ये, सिंगल रोड है, सिंगल रोड, ठीक है, ऐसा 4 लाइन नहीं है, सिंगल रोड है, ठीक है। अभी सोचो कि आगे अगर कोई कार चल रही हो और पीछे अगर कोई ट्रक चल रहा हो, तो ये सिंगल रोड पे कभी भी जो है वो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। रीजन क्या है, कार की स्पीड ज्यादा है, कार आगे चलती रहेगी, ट्रक की स्पीड पीछे कम है, स्लो है, तो पीछे चलती रहेगी। लेकिन अगर ही इस सिंगल रोड पे ऐसा कह दूं, ये सिंगल रोड है, ठीक है, और इतना ही स्पेस है कि एक गाड़ी यहां से निकल सकती है, तो अभी मैं आपको बोलूं कि यहां पे क्या है, ट्रक चल रहा है, क्या है ये, ट्रक, और इसके पीछे क्या चल रही है, मर्सिडीज चल रही है। अब ये रोड इतना ही है कि यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी चल सकती है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर ट्रक चल रहा है जिसकी स्पीड कम है और पीछे उसके पीछे कार चल रही है जिसकी स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा पता है, 101% यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने वाला है। तो सेम प्रोसेस में क्या होता है पता है, जनरली ऐसा होता है कि प्रोसेस 1 से बन के प्रोसेस 2 में जाता है, प्रोसेस 2 से बन के प्रोसेस 3 में जाता है, फिर वो फिनिश गुड्स में जाता है। अगर मान लो ये जो आगे वाले प्रोसेस हैं इनका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है, जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि 1 आवर में 20 यूनिट प्रोसेस होती है, यहाँ पे 1 आवर में 15 यूनिट्स प्रोसेस होती है, और यहाँ पे 1 आवर में 10 यूनिट प्रोसेस होती है। तो इस केस में पता है क्या होगा, कभी भी प्रोसेस अकाउंट में ब्लॉकेज नहीं आएगा, कभी भी प्रोसेस अकाउंट में ब्लॉकेज नहीं आएगा, फ्लो स्मूथली फ्लो चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको रिवर्स कर दे कि इस प्रोसेस में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसेस है, ठीक है, थर्ड प्रोसेस में 1 घंटे में 10 यूनिट बनती है, सेकंड प्रोसेस में 1 घंटे में 20 यूनिट बनती है, और फर्स्ट प्रोसेस में 1 आवर में 30 यूनिट्स बनती है। तो जो समझदार है वो सोचो कि यहां से क्या होने वाला है पता है, 1 आवर में 30 यूनिट्स यहां आ जाएगी, जबकि अगले 1 आवर में यहां से सिर्फ 20 यूनिट ही यहां जा पाएगी और यहां से 30 और आ जाएगी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आगे वाले प्रोसेस का जो स्पीड है प्रोसेसिंग का वो क्या हो, स्लो, तो जैसे यहां पे क्या है, स्लो है, ठीक है, यहां कंपैरेटिवली उससे फास्ट है, और यहां पे कंपैरेटिवली उससे फास्ट है, तो पीछे वाला प्रोसेस क्या करेगा पता है, पीछे वाला प्रोसेस प्रोडक्शन कर करके आगे वाले प्रोसेस में ट्रांसफर करता रहेगा, और आगे वाले प्रोसेस की स्पीड स्लो है, तो 101% यहां पे गुड्स का ब्लॉकेज होने लग जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ गुड्स ऐसा होता है ना, प्रोसेस फर्स्ट से प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस सेकंड से प्रोसेस थर्ड, ऐसा फ्लो तब होता है जब पीछे वाले प्रोसेस की स्पीड स्लो और आगे वाले प्रोसेस की स्पीड फास्ट हो, लाइक आगे कार और पीछे ट्रक। लेकिन अगर मान लो आगे वाले प्रोसेसेस की स्पीड स्लो है और पीछे वाले प्रोसेस की स्पीड फास्ट है,
तो फिर क्या होता है पता है, डायरेक्ट प्रोसेस से प्रोसेस में ट्रांसफर करने के बजाय प्रोसेस फर्स्ट के बाद जो गुड्स है वो प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर जब जरूरत होती है तो फिर प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक से प्रोसेस सेकंड में जाता है। फिर प्रोसेस सेकंड का जो आउटपुट है वो उस केस में प्रोसेस सेकंड स्टॉक में ट्रांसफर होता है। फिर वहां से जब भी जरूरत होती है तब वो प्रोसेस थर्ड में ट्रांसफर होता है, फिर वो प्रोसेस थर्ड से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है जब बनता है। तो ऐसा फ्लो कब होता है? ऐसा फ्लो तब होता है जब आगे वाले प्रोसेस ट्रक हो बोले तो वहां पे प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, और पीछे वाले ट्रक, पीछे वाले जो प्रोसेस है वो मर्सिडीज हो जहां पे प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो, ज्यादा हो। तो फिर ये ऐसा हो जाता है, प्रोसेस फर्स्ट का गुड्स प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक में जाता है, फिर प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक से वेन एवर रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेकंड में जाता है, फिर प्रोसेस सेकंड से जो है वो प्रोसेस सेकंड के स्टॉक में आ जाता है, फिर वहां से प्रोसेस थर्ड में जाके फिर बन के फिनिश गुड्स में जाता है। तो अभी अपन ने बात की प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है, तो ये तो अपन ने बात कर ली। अब अपने को नया ये सीखना है कि प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है। प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, तो अब इस केस में जैसे अगर मैं प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक अकाउंट बनाऊं, अब प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक अकाउंट में अगर मैं बोलूं तो ये इनफ्लो साइड हो गया और ये तुम्हारा आउटफ्लो साइड हो गया। अब प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट तीन तरीके से बन सकता है, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, जैसे ऑलरेडी प्रोसेस फर्स्ट में कुछ ओपनिंग स्टॉक है, से सपोज 100 यूनिट, और एट द रेट ऑफ 2 रुपीज के हिसाब से उसकी वैल्यू 200 है। प्रोसेस फर्स्ट से पहले आया हुआ पड़ा हुआ है वहां पे, फिर टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। ठीक है, अभी क्या हुआ, 900 यूनिट्स और ट्रांसफर हुई है प्रोसेस फर्स्ट से एट द रेट ऑफ 3, और ये हो गया 2700। और अभी भी प्रोसेस फर्स्ट में एज ए स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 200 यूनिट्स का। इसका मतलब क्या हुआ, 100 ऑलरेडी था प्रोसेस स्टॉक में, 900 और प्रोसेस फर्स्ट से बन के आ गया, तो टोटल का अवेलेबल कितना हो गया 1000। 1000 में से अभी भी यहाँ पे 200 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से प्रोसेस सेकंड में जो ट्रांसफर हुआ वो 800 का ट्रांसफर हुआ है। अब अपने को इनको वैल्यूड करना है, और उसके लिए अपने पास तीन मेथड होते हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। तो बहुत सीधा सा है, ये जो 1000 यूनिट्स है वो इन्हीं में से है, और अपने को इनकी कॉस्ट पता है। अब आपको इनकी कॉस्ट निकालनी होती है, तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ओपनिंग में था वो तो ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये जो क्लोजिंग है ना वो करंट पीरियड के प्रोडक्शन से है, तो मैं उस केस में इसको वैल्यूड 3 पे कर सकता हूं 600। और ये जो बचा हुआ है कितना, 2900 में से 600 माइनस कर दो तो ये 2300 जो बचा हुआ है, ये तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रोसेस में 800 यूनिट ट्रांसफर हुआ उसका क्या है, कॉस्ट है। आया समझ में? और अगर अपन बोले लीफो, लीफो मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लेटेस्ट बना है वो ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 800 यूनिट ट्रांसफर हुई है वो इसमें से लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं इन 800 यूनिट्स को 3 पे वैल्यूड कर सकता हूं 2400 पे। और अब क्या होगा इस केस में, 2900 में से 2400 माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू हो गई। ठीक है, और अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड में जाऊं तो वेटेड एवरेज मेथड तब फॉलो करते हैं लॉजिकली जब हमको ये नहीं पता होता है कि कौन सी यूनिट कहाँ गई, मतलब कौन सी यूनिट ट्रांसफर हुई, कौन सी यूनिट स्टॉक में बची हुई है। जब मुझे ये नहीं पता होता है तो मैं वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करता हूं। तो वेटेड एवरेज का मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिट है ना वो इनमें से है, तो अपन क्या बोलेंगे पता है, 200 प्लस 2700, टोटल कॉस्ट है 2900, कितनी यूनिट्स की, 1000। अब इंटू 800 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इंटू 200 करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? तो अगर मान लो कब कब
तो ये जो स्टॉक अकाउंट बनता है वो जनरली तभी बनता है जब हर प्रोसेस का फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हो। तो जनरली होता क्या है कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्वेश्चन में गिवन होता है, और ये तुम्हारा करंट ईयर का प्रोडक्शन है जो प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। बस आपको इनको वैल्यूड करना पड़ता है, जो फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज से हम लोग ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं। समझ में आया? तो ये भी आप यहां से देख सकते हो ऐसा फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट व्हेन फिनिश गुड्स स्टॉक ऑफ ईच प्रोसेस आर गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस कंडीशन फ्लो ऑफ गुड्स इज एज फॉलोज। ऐसा होता है प्रोसेस वन से प्रोसेस वन स्टॉक में, फिर वहां से प्रोसेस टू में, फिर प्रोसेस टू से बन के प्रोसेस टू के स्टॉक में आ जाता है, फिर वहां से प्रोसेस थ्री में, और फिर वहां से फिनिश गुड्स में। समझ में आया? इस केस में नॉर्मल लॉस, प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, वो सब सेम बनते हैं जैसे पहले बनाया। और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। बाय डिफॉल्ट हमेशा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लेना है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको यूज करके आप फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज से अपना प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बना सकते हो। और ये आप चेक कर सकते हैं यहां से, ये फीफो मेथड है और ये जो है वो लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का है, और ये अपना वेटेड एवरेज है। तो यहां से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP स्टॉक्स आर गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग WIP गिवन हो। अब क्या होता है, देखो, जब भी अगर WIP होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो देखो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में डिफरेंस क्या है। फिनिश गुड्स मतलब क्या है, जो फिनिश्ड है, दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीटेड है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो रॉ मटेरियल या लेबर या ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट है, जिसका लेवल ऑफ कंप्लीशन लेस देन 100% है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहां भी WIP का कॉन्सेप्ट आता है, जहां भी वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट आता है, तो इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लो आप लोग एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा, और 100% ये आपको वर्क इन प्रोग्रेस अच्छे से समझा देगा। मान लेते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, मान लेते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और आपके घर वालों ने एक बहुत बड़ी क्या किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। ठीक है, और पार्टी में जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको बुलाया, और रिलेटिव्स को बुलाने के बाद आपके पेरेंट्स ने क्या किया, एक होटल बुक किया, ठीक है, लंच और डिनर के लिए। तो होटल वाले से क्या बात हुई का जो फुल प्लेट है, जो फुल प्लेट है, फुल प्लेट मतलब जो गेस्ट ग्रेटर देन 10 ईयर है, उनका चार्ज जो है वो हाफ प्लेट से डबल रहेगा। हाफ प्लेट मतलब जो गेस्ट लेस देन 10 ईयर, मतलब छोटे बच्चे हो गए, तो छोटे बच्चों का जो चार्ज है उसके कंपैरिजन में बड़ों का जो चार्ज है वो डबल रहेगा। मतलब इनका अगर 1 रुपी पर प्लेट है तो इनका 2 रुपीज पर प्लेट है, ऐसा कुछ बात हुआ। अब आपके यहां पे क्या हुआ, सपोज आपके यहां पे टोटल जो गेस्ट आए, टोटल गेस्ट आए, कितने आए, मान लेते हैं टोटल गेस्ट आए 300। 300 में से 200 गेस्ट जो थे वो मोर देन 10 ईयर एज के हैं, और 100 जो गेस्ट हैं आपके वो लेस देन 10 ईयर है। समझ में आया? और खाना हो गया, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, और टोटल होटल का बिल आया 25,000। अब आप इवनिंग में घर पे आए तो आपके फादर ने आपको पूछा कि 300 गेस्ट हैं, उसमें से 200 फुल प्लेट लगी और 100 हाफ प्लेट लगी, और टोटल बिल कितना आया, 25,000। अब आपको पूछ रहे हैं, आपको उन्होंने बता दिया, क्या बताया तुमको उन्होंने, कि जो लेस देन 10 ईयर का जो चार्ज है उसके कंपैरिजन में ग्रेटर देन 10 ईयर का जो चार्ज है वो डबल है, या फुल प्लेट के कंपैरिजन में हाफ प्लेट का चार्ज क्या है,
हाफ है, आधा है। अब आपको ये पेरेंट्स ने पूछ लिया कि चलो बताओ तुमने सीए कंप्लीट कर लिया, अब आप बताओ कि पर प्लेट क्या चार्जेस था, पर प्लेट क्या चार्जेस है वो तुमको यहाँ पे बताने को बोला गया। तो क्या मैं यहाँ पे 25,000 डिवाइड बाय 300 कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि सारे 300 गेस्ट का चार्ज सेम नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो 200 है उन पे तो फुल प्लेट लगा, ठीक है, और जो 100 है उनका प्लेट चार्ज कंपैरेटिवली 50% था। इसका मतलब जो 100 बच्चे हैं ना, 100 जो आप कह सकते हो कि लेस देन 10 ईयर गेस्ट हैं आपके, उनका जो चार्ज है वो 50-50% है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो बच्चे मिला के एक बड़े के बराबर चार्ज है, दो बच्चे मिला के एक बड़े के बराबर चार्ज है। इसका मतलब 100 बच्चों का जो चार्ज है वो 50 बड़ों के बराबर है। तो डिवाइड करने के लिए इक्विवेलेंट चाहिए, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 200 तो बड़े हैं और 100 जो बच्चे हैं 50% के हिसाब से वो 50 बड़ों के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 जो बिल लगा वो 250 इक्विवेलेंट प्लेट्स है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पर प्लेट 100 है, तो इसका पर प्लेट चार्ज 100 है और इनका पर प्लेट चार्ज 50 है। और आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 100 रुपए 200 प्लेट का चार्ज है और 50 रुपीज जो है वो 100 जो गेस्ट है उनका चार्ज है। तो इन पे तो लगा 20,000 और इन पे लगा 500। तो इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो यूनिट्स 100% कंप्लीट नहीं है उनको उनके लेवल ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कॉस्टिंग में जब भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो जनरली इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट वहां पे आता है, चाहे वो ओवरहेड हो चाहे प्रोसेस अकाउंट हो, ठीक है, समझ में आया? अब क्या होता है कि जब आपको प्रोसेस फर्स्ट में, जैसे अगर अपन बात करें कि जैसे प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट आपको बनाना है, और प्रोसेस फर्स्ट में बहुत ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनाना है और प्रोसेस फर्स्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। तो उस केस में सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट। उससे यह पता चलता है कि कौन सा एक्सपेंसेस कितनी यूनिट्स पे हुआ है। फिर तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है कॉस्ट पर यूनिट, और फिर तुमको क्या करना होता है, वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाना होता है, और फिर उसके बाद आप प्रोसेस अकाउंट बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनाओ, उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, फिर उसके बाद में वैल्यूएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट पर यूनिट निकलती इनपुट की, इनपुट बोले तो मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट निकलती है। और वैल्यूएशन हमेशा होता है आउटपुट, आउटपुट बोले तो फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी या तुम्हारा जो भी एबनॉर्मल लॉस वगैरह, इसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, और फिर हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ठीक है, कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट कैसे बनता है। बहुत इजी है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट कैसे बनता है, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, ये यूनिट स्टेटमेंट है, तो ये क्या होता है, इनपुट, और ये क्या हो गया, आउटपुट साइड हो गया, ठीक है, इनपुट और आउटपुट। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में तुमको बोला है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब प्रोसेस फर्स्ट में ऑलरेडी कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो अभी तक क्या है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जैसे आपको बोला जाता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100 है, इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन तुमको दे दिया कि ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 70% कंप्लीट है, और ये ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 60% कंप्लीट है, ठीक है। और जो करंट पीरियड इनपुट है, जो करंट पीरियड इनपुट है वो 900 यूनिट है, और इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 0 है, क्योंकि ये तो इनपुट हुई है। अब टोटल इनपुट कितना हो गया, 100 यूनिट तो ऑलरेडी प्रोसेस में है, 900 यूनिट आपने और इनपुट कर दिया। अब जैसे नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, टोटल इनपुट का नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, टोटल इनपुट का 10% बोले तो जैसे 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट हुआ है, आउटपुट आना चाहिए वो 900 यूनिट का आना चाहिए। पर जैसे अगर आपको बोला जाए कि फिनिश गुड्स जो बनाए वो 500 यूनिट बना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 300 यूनिट्स का,
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 300 यूनिट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ऑलरेडी इनपुट था, 900 अपन ने और इनपुट किया, तो टोटल इनपुट कितना हो गया 1000। 1000 में से 10% का लॉस एक्सपेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कितनी यूनिट्स का मिलना चाहिए, आपको आउटपुट मिलना चाहिए 900 यूनिट का। 900 में से क्या हुआ 500 तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया, और 300 अभी भी यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, आप चाहो तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, बेस्ट है। जैसे ओपनिंग WIP, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 100 यूनिट, मटेरियल पॉइंट से 100%, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 70% और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 60%, ऐसा। ठीक है, और इसकी वैल्यू 5000 है। ठीक है, उसके बाद में तुमको बोला करंट पीरियड कॉस्ट। करंट पीरियड कॉस्ट में अगर अपन बात करें तो जैसे आपने मटेरियल इनपुट किया 900 यूनिट एट द रेट ऑफ 60। ठीक है, इसके अलावा लेबर हो गया 40,000 का, और आपने ओवरहेड ले लिया 30,000 का। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 10%, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 20 रुपीज। ठीक है, फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 500। ठीक है, और क्लोजिंग WIP तुमको दिया हुआ है, कितना है 300 यूनिट है, जो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100 है, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 90 है, और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 80 है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन बना दिया अपन ने। ठीक है, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना, मे भी ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकली किसी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, अभी देखो, अब अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जो मटेरियल लगा वो कितनी यूनिट्स पे लगा, जो लेबर लगा वो कितनी यूनिट्स के लिए लगा, और जो ओवरहेड लगा वो कितनी यूनिट्स के लिए लगा। तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में ये तो हो गया तुम्हारा इनपुट साइड, और ये हो गया तुम्हारा आउटपुट साइड। ठीक है, अब इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट को आपको एक्सटेंड करना होता है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने इसको क्या किया, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंड कर दिया। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया, ये फाइंड आउट करने के लिए कि मटेरियल कितनी यूनिट्स पे लगा, लेबर कितनी यूनिट्स पे लगा, और ओवरहेड कितनी यूनिट्स पे लगा। अब देखो, इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट का सीधा फंडा होता है कि अगर कॉस्ट करंट पीरियड की है, जैसे मान लो मैं जनवरी का प्रोसेस अकाउंट बना रहा हूं, तो मेरा अगर खर्चा जनवरी का है तो मेरे को आउटपुट भी जनवरी का चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना सा समझ में आना चाहिए कि आपको यहां पे क्या लिखना है पता है, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस लेवल ऑफ कंप्लीशन एट द बिगिनिंग। अगर जैसे बहुत नॉर्मल सी बात है, एंड लेवल मतलब जनवरी एंड का लेवल ऑफ कंप्लीशन कितना था, उसमें से जनवरी का बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो, तो जनवरी में कितना बना वो पता चल जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो कि आप इस ईयर में आप CA इंटर कंप्लीट कर लेते हो, तो इस ईयर में तुमने CA इंटर कंप्लीट किया, और इस ईयर के बिगिनिंग में तुम फाउंडेशन कंप्लीट थे। इसका मतलब इस ईयर का अचीवमेंट क्या हुआ? इस ईयर का अचीवमेंट हुआ कि आप इंटर क्लियर हो गए। और अगर मैं आपको बोलूं कि इस ईयर एंड में आप इंटर क्लियर हो और बिगिनिंग में आप 12 पास आउट थे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ईयर में तुमने फाउंडेशन क्लियर कर लिया और इंटर भी क्लियर कर लिया, ऐसा। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना बना, अगर कॉस्ट पर्टिकुलर पीरियड की है तो उस पीरियड में कितना बना वो चाहिए। तो लॉजिक क्या बोलता है कि उस पीरियड का जो एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन है उसमें से उस पीरियड का बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो। तो अपन लोग क्या कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से लेवल ऑफ कंप्लीशन एट द बिगिनिंग माइनस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि नॉर्मल लॉस
का नॉर्मल लॉस पे कभी हम लोग कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट चार्ज करते ही नहीं है, इसलिए नॉर्मल लॉस का लेवल ऑफ कंप्लीशन हमेशा निल। नॉर्मल लॉस का लेवल ऑफ कंप्लीशन हमेशा निल। ठीक है, अब जैसे एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं, बाय ढंग से सुनना, बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि जो लॉस है ना वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आइडेंटिफाई हुआ है। इसका मतलब जो एबनॉर्मल लॉस है वो पूरा बनने के बाद आइडेंटिफाई हुआ कि वो यूनिट्स हमारी क्या हुई, लॉस हो गई। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ये माना जाता है कि एबनॉर्मल लॉस का लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है। एबनॉर्मल लॉस का लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कभी भी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो फिनिश गुड्स ऑलरेडी बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है, तो उसमें रहा कुछ थोड़ा कुछ बनाएंगे तो उसमें से लॉस नहीं होता है। तो हमेशा ये चीज फिक्स है कि जो भी नॉर्मल लॉस होगा या जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो करंट पीरियड इनपुट से होगा। पक्का है, पक्का है। जो भी नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस होगा वो करंट पीरियड इनपुट से होगा, क्योंकि ओपनिंग में जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो सिर्फ क्या होगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे लॉजिकली मैं बोलूं ना, यहां पे तुमको क्या लेना है पता है? यहां पे एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस करना है। तो जो समझदार है सोचो, बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि एबनॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट है, तो एबनॉर्मल लॉस का एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है। और ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ वो करंट पीरियड इनपुट से हुआ है, जिसका बिगनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 था। इसका मतलब जो एबनॉर्मल लॉस जितना भी बना है वो इस पीरियड में बना है। तो एबनॉर्मल लॉस के सामने जनरली अपन क्या लिखते हैं? 100%। या अगर क्वेश्चन में इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन दिया है तो वो लिख लो। तो मैं कह सकता हूं कि एबनॉर्मल लॉस पे मटेरियल चार्ज करना है 100 यूनिट का, लेबर चार्ज करना है 100 यूनिट का, और ओवरहेड चार्ज करना है 100 यूनिट का। अब यहां पे हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बात करें तो जो तुम्हारा 500 यूनिट का फिनिश गुड्स बना उसमें से 100 यूनिट तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट हुई है और 400 यूनिट करंट पीरियड इनपुट से। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के सामने लेना। तो जो 500 यूनिट का फिनिश गुड्स बना उसमें से 100 यूनिट तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई है और जो बची हुई 400 यूनिट है वो करंट पीरियड से इनपुट हुई है। तो अब यहां पे सोचो 100 यूनिट जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट है, इसका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन जो है वो 100% है और इसका बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन ये है। मतलब मैं अगर बोलूं तो ये 100 यूनिट जो है ना, ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है और ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बिगिनिंग में भी 100% कंप्लीट थी। मतलब इस पीरियड में इन पे कोई मटेरियल एक्सपेंस नहीं हुआ। अब ये जो 100 यूनिट है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाली, ये लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है और बिगिनिंग में ये 70% कंप्लीट थी। मतलब आपने 30% एक्सपेंस और किया और ये ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है, जबकि बिगिनिंग में 60% कंप्लीट थी। इसका मतलब ये 40% कन्वर्ट इस पीरियड में हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई है, जिसपे ऑलरेडी हम खर्चा कितना कर चुके हैं 5000, उस पर मटीरियल कितना चार्ज करना है 0 यूनिट का, क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है और वो 5000 के अंदर एडेड है। लेबर चार्ज करना है 30 यूनिट्स का और ओवरहेड चार्ज करना है 40 यूनिट्स का। अब ये जो 400 यूनिट है इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई ना, इसलिए इसका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% है। और ये जो 400 यूनिट है ये करंट पीरियड इनपुट से है, जिसका बिगिनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 था। इसका मतलब 100% इसी पीरियड में ये 400 यूनिट बनी है। तो यहां पे 100%, यहां पे भी 100% और यहां पे भी 100%। तो यहां आ जाएगा 400, यहां भी 400 और यहां भी 400। और अब ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ये करंट पीरियड इनपुट से है और इनका एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन ये रहा 100, 90, 80। और ये जो 300 यूनिट हैं वो 900 में से हैं जिनका बिगिनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 था। मतलब ये जितनी भी बनी है वो इस पीरियड में बनी है। तो यहां पे क्या आएगा 100%, 90% और 80%। तो डब्ल्यूआईपी पे मटेरियल 300 यूनिट का, लेबर 270 यूनिट का और ओवरहेड 240 यूनिट का चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में जो मटेरियल कॉस्ट लगी है वो टोटल मिला के 300, 400, 700 और 800 यूनिट पे लगी है।
तो आप मटेरियल कॉस्ट को 800 से डिवाइड करोगे। लेबर जो लगा है वो कितने पे लगा, 100 प्लस 430, 100 प्लस 430 प्लस 270, तो कुछ 800 यूनिट पे ही क्या लगा है तुम्हारा, लेबर लगा है। यही आ रहा है ना, 400, 500 से 800। और ओवरहेड का जो एक्सपेंस हुआ है वो 240 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 100, मतलब 780 यूनिट्स का लगा है। तो आपको मटेरियल कॉस्ट को 800 से डिवाइड करना है, लेबर को 800 से डिवाइड करना है और ओवरहेड को 780 से डिवाइड करना है। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट पर यूनिट। ये हमेशा इनपुट की निकलती है, कॉस्ट पर यूनिट। तो अब जैसे मटेरियल है, लेबर है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अब मटेरियल का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 900 इंटू 60, तो 900 इंटू 60, 54,000। तो मटेरियल की कॉस्ट हो गई तुम्हारी 54,000। लेबर के लिए बात करें तो लेबर कितना है, 40,000। और ओवरहेड के पॉइंट से बात करें तो 30,000। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मटेरियल इनपुट है, अगर मान लो अगर मान लेते हैं कि कोई जैसे नॉर्मल लॉस है और उस नॉर्मल लॉस को सेल करने से अगर कोई अमाउंट क्या होता है, रियलाइज होता है, तो उससे क्या होता है, अपनी कॉस्ट कम हो जाती है, तो वो इनपुट मटेरियल में से माइनस होती है। जैसे नॉर्मल लॉस है आपका 100 यूनिट्स, 20 रुपीज़ के हिसाब से क्या हो गया, 2000। तो 54,000 में से 2,000 आपको क्या हो गया, रियलाइज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 52,000 आपकी नेट मटेरियल कॉस्ट है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इक्विवेलेंट यूनिट से, तो अपने को पता चलेगा कि अपना कॉस्ट पर यूनिट कितना है। ठीक है, तो मटेरियल इनपुट 54, उसमें से 2000 का स्क्रैप रियलाइज हो जाएगा तो 52,000, बाकी लेबर ओवरहेड 40 और 30। अब मटेरियल का जो 52,000 का एक्सपेंस है वो 800 यूनिट्स में डिवाइड करना है, लेबर 800 यूनिट्स में डिवाइड करना है और ओवरहेड आपको 780 यूनिट्स में डिवाइड करना है। तो इससे आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। तो 52,000 डिवाइड बाय क्या करना है, 800, तो ये कुछ 65 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है। 40,000 का जो लेबर है वो 800 यूनिट पे लगा है, तो ये कुछ 50 आ रहा है। और 30,000 डिवाइड बाय 780 करोगे तो ये कुछ 38.46 आ रहा है। अब आपको क्या करना होता है, जो इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है और जो कॉस्ट पर यूनिट है, इसको यूज करके तुमको क्या होता है, वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। अब वैल्यूएशन किसका होता है, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और WIP। और यहाँ पे ओपनिंग WIP चार्ज होता है, मटेरियल आता है, लेबर आता है, ओवरहेड आता है और लास्ट कॉलम में क्या होता है, टोटल आता है। अब क्या होता है देखो, ओपनिंग में जो WIP था उसकी कॉस्ट 5,000 थी। अब जो ओपनिंग WIP वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ है, तो जो ओपनिंग WIP की कॉस्ट है वो हम फिनिश गुड्स पे चार्ज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, इसलिए ओपनिंग WIP की जो कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स पे चार्ज होती है। और बाकी बचे हुए कॉलम्स में क्या करना है बताएं, बाकी बचे हुए कॉलम्स में आपको इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट करना है। तो जैसे मटेरियल की कॉस्ट 65 पर यूनिट है, लेबर की 50 है और ओवरहेड की 38.46 है। अब जैसे यहां से अपने को लेना है एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल 100 यूनिट का, लेबर 100 यूनिट का और ओवरहेड 100 यूनिट का, तो 100 इंटू 65, 6500, और 100 यूनिट इंटू 50 के हिसाब से 5000 और 100 यूनिट इंटू 3846 के हिसाब से 3846। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 6500 प्लस 5000 प्लस 3846, मतलब ये हो गया तुम्हारा 15346। ये एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हो गई। फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स में मटेरियल लेना है 400 यूनिट्स का, तो आपको क्या करना है, 400 इंटू 65, कुछ 26,000 का मटेरियल यहाँ चार्ज होगा। लेबर चार्ज करना है 430 यूनिट का, तो 430 यूनिट इंटू पर यूनिट कितना है, 50, तो 21,500। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना आप लोग, ये 21,500। ठीक है,
और ओवरहेड आपको चार्ज करना है कितना, 440 यूनिट का। तो 440 इंटू 38.46 के हिसाब से ये कुछ 16922। तो अपन बोल सकते हैं 5000 प्लस 26,000 प्लस 21,500 प्लस 16922। तो ये कुछ आएगा तुम्हारा 69422। और WIP जहाँ तक हो सके आप बैलेंसिंग फिगर ले लो, क्योंकि देखो मटेरियल की टोटल कॉस्ट 52,000 है, ठीक है। 52 में से 6500 आपने चार्ज कर दिया, 26,000 आपने चार्ज कर दिया, तो यहाँ कुछ 19,500 चार्ज होगा। लेबर टोटल 40,000 चार्ज करना है, ओवरहेड टोटल 30,000 चार्ज करना है। तो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं आएगा। तो 40,000 में से 5,000 माइनस कर दो और 21,500 माइनस कर दो, तो ये कुछ 13,500 आ रहा है। और 30,000 में से 3846 माइनस करो और 16922 माइनस करो, तो ये कुछ आ रहा है 9232। और 9232 प्लस 13,500 प्लस 19,500, तो ये कुछ आ रहा है 42232 समथिंग कुछ आ रहा है। और इसको यूज करके नाउ यू कैन ड्रॉ प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। अब जैसे ये प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट है, तो ये इनपुट कॉस्ट और ये हो गया तुम्हारा आउटपुट साइड। तो इनपुट में जैसे रॉ मटेरियल है, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले ओपनिंग WIP 100 यूनिट जिसकी वैल्यू 5000 है। उसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल इनपुट हुआ 900 यूनिट 54,000, ठीक है। लेबर 40,000 और ओवरहेड 30,000, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है 10% ऑफ इनपुट, 2000 उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना था, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर आया था 100 यूनिट का ना, 100 यूनिट, और उसकी वैल्यू अपन ने निकाली 15346। फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और क्लोजिंग WIP। अब फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है 500 यूनिट और ये 300 यूनिट, और ये वैल्यू आ गई 69422 और 42232। ये आपका प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो बाय डिफॉल्ट तो हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही लेते हैं। अब यहीं पे अगर अपन लीफो लें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, ये वाला। और मुझे लगता है कि मेथड कोई भी हो सीधा है, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या करो, माइनस कर दो। अब यहीं पे अगर मैं लीफो लूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अच्छा, जब भी ऐसा इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट बनाते हो तो एक बात पक्की है कि ओपनिंग WIP कभी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, ओपनिंग WIP कभी भी नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब जैसे अगर अपन बात करें लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 500 यूनिट्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई वो करंट पीरियड इनपुट से, और जो तुम्हारा क्लोजिंग WIP है 300 यूनिट। अब 300 यूनिट में से 100 तो ओपनिंग WIP हो गया और 200 तुम्हारा करंट पीरियड इनपुट से हुआ, सही है ना, 1200 से। हाँ, मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हुआ, जो लास्ट में इनपुट हुआ वो पहले कन्वर्ट हुआ। तो ये जो 500 यूनिट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुई वो 900 में से, तो जो ओपनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस था वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो गया। देखो नॉर्मल लॉस के सामने लेवल ऑफ कंप्लीशन निल आएगा, नॉर्मल लॉस के सामने लेवल ऑफ कंप्लीशन निल आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस के सामने लेवल ऑफ कंप्लीशन निल हो गया। अब नॉर्मल लॉस के सामने बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि जो अपने को डिफॉल्ट पता चला वो कब पता चला, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो 100% लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दे दे तो वो ले लो। अब सोचो ये 500 यूनिट का एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या है, पीरियड के एंड में 100% कंप्लीट है, और बिगिनिंग में पता है ये 0% कंप्लीट थी। ये 900 यूनिट में से बिगिनिंग में ये 0% कंप्लीट थी, तो इनके सामने क्या होगा, 100% आएगा। तो मटेरियल 500 यूनिट का, लेबर भी 500 का और ओवरहेड भी 500 यूनिट का चार्ज होगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ओपनिंग WIP। अब देखो ये जो 100 यूनिट है ना, ये क्लोजिंग WIP में है, और क्लोजिंग WIP का ये एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन है, इतना बना हुआ है, और जो ओपनिंग WIP था वो ऑलरेडी इतना बना हुआ था। तो करंट पीरियड में कितना बना, तो उसके लिए तुमको इसमें से इसको क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एंड में ये कंप्लीशन लेवल है, उसमें से बिगनिंग का कंप्लीशन लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दो। तो अगर अपन यहां पे बात करें तो मटेरियल देखो 100% कंप्लीट है, बिगनिंग में भी 100% कंप्लीट था, मतलब इस पीरियड में इन पे मटेरियल नहीं लगा। लेबर 90% कंप्लीट है, जबकि बिगनिंग में ये लेबर 70% कंप्लीट था, मतलब 20% एक्सपेंस और हुआ है। और ओवरहेड 80% कंप्लीट है, जबकि बिगनिंग में 60 था, तो ओवरहेड पे भी 20% लगा है। तो 20 यूनिट्स और 20 यूनिट, और बाकी ये जो 200 यूनिट का क्लोजिंग WIP है, ये करंट पीरियड से है, करंट पीरियड इनपुट से। तो इन 200 यूनिट का ये एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन है, जबकि ये 900 यूनिट में से है जिसका बिगनिंग में लेवल ऑफ कंप्लीशन 0 था। तो जो है वही लिखना पड़ता है, यहाँ 100% आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, और यहाँ 80 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 100% के हिसाब से 100% के हिसाब से 100 यूनिट, सॉरी 200 यूनिट्स और 180 यूनिट और 160 यूनिट, ये इक्वलेंट यूनिट हो गया। तो इक्वलेंट यूनिट सेम आती है, यहाँ पे भी वही 800 आना चाहिए, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 500, 600, 780, 780। तो इसमें क्या होता है पता है, इक्वलेंट यूनिट स्टेटमेंट में ऐसा फाइनली इक्वलेंट यूनिट सेम आती है फीफो लिफो मेथड में। अब क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट भी तुम्हारी सेम आएगी, बस वैल्यूएशन में फर्क इतना सा पड़ता है, वैल्यूएशन में फर्क इतना सा पड़ता है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP में कन्वर्ट हुआ है, तो ओपनिंग WIP का जो 5000 का कॉस्ट है वो पूरा क्या होगा, क्लोजिंग WIP पे चार्ज हो जाएगा। बाकी वही करना है, यहां पे तुमको इक्वलेंट यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट करना है। मतलब फिनिश गुड्स में क्या होगा, 500 इंटू 65, यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू 50, और यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू 38.46, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और मटेरियल कॉस्ट टोटल 52 चार्ज करनी है, लेबर तुमको टोटल 40,000 चार्ज करना है, और ओवरहेड तुमको 30,000 चार्ज करना है। तो ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, प्रोसेस अकाउंट में वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, इंटरेस्टिंग रहता है। देखो वेटेड एवरेज मेथड में हमको ये नहीं पता होता है कि ओपनिंग यूनिट कहाँ कन्वर्ट हुई है। फीफो में अपने को पता होता है कि भैया ओपनिंग यूनिट जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी, लीफो में अपने को पता रहता है कि भाई जो लास्ट में इनपुट किया वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। जब मुझे यही नहीं पता कि कौन सा यूनिट कहाँ गया, तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, आउटपुट साइड ऐसे बनता है जैसे ओपनिंग WIP हो ही नहीं। तो इस केस में ये 300, वेटेड एवरेज मेथड में इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट ऐसे बनता है जैसे आउटपुट्स, जैसे ओपनिंग WIP हो ही नहीं, मुझे लेवल ऑफ कंप्लीशन नहीं पता होता है ना। तो फिर उस केस में क्या होता है, देखो फिनिश गुड्स के सामने वही 100%, और जो क्लोजिंग WIP के सामने जो गिवन है, तो जो गिवन है इसका मतलब यहाँ 100%, ये 90% और ये 80%। तो ये 300, यहाँ 270 और ये 240। अब यहाँ पे जो इक्विवेलेंट यूनिट आएगी वो आएगी 900। अब इसके अंदर क्या हुआ पता है, ओपनिंग WIP की यूनिट्स भी ऐड हो गई, ये हो गया 500, 600, 870, और ये हो जाएगा तुम्हारा 600, 840। अब क्या होता है पता है, यहां पे जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना, तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, जब यूनिट्स में आपने ओपनिंग WIP की यूनिट्स ऐड की है, तो कॉस्ट में भी क्या होता है, ओपनिंग WIP की कॉस्ट ऐड होती है। तो ये जैसे तुम्हारी करंट पीरियड कॉस्ट हो गई, इसमें ओपनिंग WIP की कॉस्ट ऐड होती है, फिर ये टोटल कॉस्ट आती है, फिर ये इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड होके कॉस्ट पर यूनिट निकलता है। अब वेटेड एवरेज मेथड तब फॉलो कर सकते हैं जब आपको ओपनिंग WIP के कॉस्ट एलिमेंट्स गिवन हो,
जैसे इसमें से तुमको बोल दे मटेरियल 3000 है, लेबर 1500 है और ओवरहेड 500 है। 3000, 1500 और 500, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल का जो एलिमेंट है वो 3000 है, ये 1500 है और ये 500 है। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई 55,000, लेबर कॉस्ट हो गई 41,500 और ओवरहेड हो गया 30,500। और इसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट यूनिट से, जो कितनी है, इक्विवेलेंट यूनिट 900, 870 और 840। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 55,000 डिवाइड बाय 900, तो ये कुछ 61.11 आ रहा है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 41,500 डिवाइड बाय 870, ये कुछ आ रहा है 47.70। और यहाँ पे हो जाएगा 30,500 डिवाइड बाय 840, ये कुछ 36.30। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते समय करंट पीरियड कॉस्ट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, तो ये टोटल कॉस्ट आएगी इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट। और ये जो इक्विवेलेंट यूनिट है इनके अंदर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की यूनिट्स ऑलरेडी एडेड है। और जब वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉलम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अपन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट ऑलरेडी ऊपर ऐड कर चुके हैं, बाकी यहां पे वही करना है। अब यहां क्या होने वाला है, ये एबनॉर्मल लॉस फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी। अब इस केस में मटेरियल कॉस्ट जो टोटल तुमको चार्ज करनी है वो 55,000 है, लेबर जो तुमको चार्ज करना है वो 41,500 है और ओवरहेड जो चार्ज करना है वो 30,500 है। और यहाँ पे तुमको क्या करना है, इक्विवेलेंट यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट करना है। ये वेटेड एवरेज मेथड होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी स्टॉक इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है तो फिर जो समझदार है सोच सकते हैं इस केस में फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड नहीं लगता है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट है और ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट है। ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट हो गया और ये तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट उस एग्जाम्पल का। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब ये देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है ना, एबनॉर्मल लॉस होता है तो इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट में एबनॉर्मल लॉस को आउटपुट साइड में दिखाते हैं। तो एबनॉर्मल गेन होता है तो वो आउटपुट साइड में नेगेटिव साइन में आता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन होगा तो वो आउटपुट साइड में आएगा पर नेगेटिव साइन के साथ आता है। दूसरा, नॉर्मल लॉस का लेवल ऑफ कंप्लीशन बिलो 100% हो सकता है, लेकिन सोच के देखो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन मतलब हमको आउटपुट ज्यादा मिला है, इसलिए एबनॉर्मल गेन का लेवल ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% होता है। तो एबनॉर्मल गेन नेगेटिव साइन के साथ आता है और उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% होता है। बाकी जैसे वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाते हो तो वैल्यूएशन स्टेटमेंट में एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यू होता है उसकी जगह एबनॉर्मल गेन आ जाता है, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो फर्क क्या पड़ता है, इन इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट एबनॉर्मल गेन इज रिकॉर्डेड ऑन आउटपुट साइड, आउटपुट साइड आता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल गेन इज ऑलवेज 100% इन ऑल रिस्पेक्ट। और इन वैल्यूएशन स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन इज रिकॉर्डेड विद नेगेटिव साइन, वो हमेशा नेगेटिव साइन में आती है। ऐसा जैसे ये एग्जाम्पल है, तो ये एक एग्जाम्पल है और इसका आंसर है वो आप देख सकते हैं। ये अब जैसे इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये एबनॉर्मल गेन आ रहा है, तो ये एबनॉर्मल गेन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन इन ऑल रिस्पेक्ट हमेशा 100% लेना, और ये जो है ये भी नेगेटिव में आएगा। फिर जब तुम, ये कॉस्ट पर यूनिट हो गया, और अब जब वैल्यूएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो वैल्यूएशन स्टेटमेंट में एबनॉर्मल गेन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ऐसा। और ये तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैंने डिस्कस कर रखा है व्हेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आर गिवन इन क्वेश्चन। तो अगर आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है तो फिर उस केस में हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना होता है फीफो लीफो या वेटेड एवरेज से बाय डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ कंप्लीशन गिवन है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का लेवल ऑफ कंप्लीशन गिवन है तो फीफो,
और अगर आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लेवल ऑफ कंप्लीशन के बजाय उसका कॉस्ट वाइज मतलब एलिमेंट वाइज कॉस्ट दिया हुआ है तो फिर वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। तो ये एग्जाम्पल है, ये इसका इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है, ये इसका कॉस्ट पर यूनिट है, ये इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है, सॉरी ये कॉस्ट पर यूनिट है इसका, ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट है, और ये उसके बेस पे तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट है। ठीक है, इसी को लीफो मेथड से करें, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। तो लीफो में क्या होता है, फिनिश गुड्स जो है वो करंट पीरियड इनपुट से कन्वर्ट होता है। तो जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है वो जनरली किस में आता है, फिर वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आता है। समझ में आया? ये इसका इक्विवेलेंट यूनिट, ये कॉस्ट पर यूनिट, ये वैल्यूएशन, ये प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, और ये फॉर्मेट है व्हेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अगर नहीं है तो फीफो लीफो का जरूरत नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये देखो इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट का सीधा फंडा है, एंड लेवल ऑफ कंप्लीशन में से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन क्या करना है, माइनस करना है। ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका है, ये देखो ये वैल्यूएशन हो गया इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, और ये प्रोसेस अकाउंट हो गया। ये व्हेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोथ आर गिवन इन क्वेश्चन, तो फिर उस केस में फीफो मेथड का ये फॉर्मेट है, ये फीफो मेथड का फॉर्मेट है। तो नॉर्मल लॉस के सामने लेवल ऑफ कंप्लीशन निल, एबनॉर्मल लॉस के सामने या तो 100% या जो क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, फिनिश गुड्स जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से कन्वर्ट हुआ है तो उसमें तुमको 100% में से बिगिनिंग का लेवल ऑफ कंप्लीशन मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस करना पड़ेगा, और जो करंट पीरियड से कंप्लीट हुआ उसके सामने 100%, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के सामने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन इन क्वेश्चन लेना पड़ेगा। कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकलेगा, ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट है। ध्यान रखना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स में गया तो उसकी कॉस्ट भी फिनिश गुड्स पे चार्ज होगी, और बाकी के लिए इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। समझ में? प्रोसेस अकाउंट वैसे ही बनेगा। अब ये लीफो मेथड है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो तुम्हारा लास्ट इन है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ है तो फिनिश गुड्स के सामने लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% आएगा। और जो डब्ल्यूआईपी उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, एक करंट पीरियड इनपुट। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के सामने क्या आएगा सोच सकते हो, तो सोचो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का लेवल ऑफ कंप्लीशन माइनस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का लेवल ऑफ कंप्लीशन, बाकी कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकालनी है। अब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट हुआ है तो उसकी कॉस्ट भी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे चार्ज होगी, बाकी वही इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट करना होता है। और वेटेड एवरेज सबसे इजी होता है। बाय डिफॉल्ट वेटेड एवरेज मेथड तभी फॉलो कर सकते हो जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट वाइज मतलब एलिमेंट वाइज कॉस्ट दिया हुआ लेवल ऑफ कंप्लीशन की जगह। तो वेटेड एवरेज मेथड में इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट ऐसे बनता है जैसे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हो ही नहीं। कॉस्ट पर यूनिट इंपॉर्टेंट है। अब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट, फिर ये करंट पीरियड कॉस्ट, फिर ये टोटल में से तुम्हारा जो नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू माइनस होता है, ये इक्विवेलेंट यूनिट हो गई, ये कॉस्ट पर यूनिट हो गया। अब वैल्यूएशन में फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं आता है, यहाँ पे वही इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट करना है। और ये एग्जांपल है, एक अच्छा एग्जांपल है, आप देख सकते हो फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो नॉर्मल लॉस के लिए क्या होता है, जैसे अगर आपको बोलते हैं कि नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, तो करंट पीरियड इनपुट का 10% नॉर्मल लॉस होता है। अगर तुमको बोलते हैं नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ टोटल इनपुट, टोटल इनपुट मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस करंट पीरियड इनपुट का नॉर्मल लॉस निकलता है। अगर आपको बोलते हैं नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो फिनिश गुड्स जो है उसका 10% नॉर्मल लॉस निकलेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस करंट पीरियड इनपुट माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये होता है प्रोडक्शन। फिर उसका 10% अप्लाई करके नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। समझ में आया? फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट इज यूज्ड व्हेन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी स्टॉक बोथ आर गिवन इन क्वेश्चन। जब डब्ल्यूआईपी नहीं है तो फिर इक्विवेलेंट यूनिट कॉन्सेप्ट नहीं आता है।
ओपनिंग WIP कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। ओपनिंग WIP कभी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस में नहीं जा सकता है, मतलब या तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा या क्लोजिंग WIP में। A percentage of completion of opening WIP is given in question, then use FIFO or LIFO method, but weighted average method cannot be used. उसके लिए element wise cost होनी चाहिए। अगर if cost element of opening WIP stock is given in question, then only weighted average method can be used. In case abnormal gain, replace abnormal loss with abnormal gain by negative sign. अगर abnormal gain होता है तो abnormal loss की जगह abnormal gain आता है पर negative sign के साथ आता है। Completion level of abnormal gain is always 100%. If level of completion of abnormal loss is not given in question तो 100% लेना है। समझ में आया? Level of completion of normal loss is always considered nil in all respect. समझ में आया? तो ये तुम्हारा फीफो मेथड का इक्विवेलेंट यूनिट है, ये कॉस्ट पर यूनिट है, ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट है, उसके बेस पे ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट ये वाला और प्रोसेस अकाउंट। आप चाहो तो वीडियो पोज करके आप अपना आंसर देख सकते हो। ये उसी क्वेश्चन का लीफो मेथड है। इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट है, ये कॉस्ट पर यूनिट है, ये उसका वैल्यूएशन स्टेटमेंट है और ये उसका प्रोसेस अकाउंट है, और उसी एग्जाम्पल का वेटेड एवरेज मेथड। तो ये वेटेड एवरेज का इक्विवेलेंट यूनिट है, ये कॉस्ट पर यूनिट है, ये वैल्यूएशन स्टेटमेंट है और उसके बाद में ये प्रोसेस अकाउंट। समझ में आया? तो ये रिवीजन का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मैं रिवाइज करवाऊंगा टू मटेरियल कॉन्सेप्ट और व्हेन इंटर प्रोसेस गुड्स आर ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें, और कैसा लगा कमेंट करें, और ये हमेशा हमारे लिए एक मोटिवेशन का बात होता है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।